हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको देखने वाले हैं। जनरली इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो एग्जाम में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस में लास्ट के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। सो मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास में इसमें आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेज मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले सिर्फ एक इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ एक ही ब्रांच थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं थी। ठीक है, पहले तो इसका डिफरेंस जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि एमरजेंस क्यों हुआ, कैसे हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो क्या होता है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस जो है हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। फिर हमारे पास में आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैर्सिटी है इसको हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी लेवल के अंदर। इसके अंदर हमारे पास में हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बातें करते हैं, इकोनॉमी एज ए होल की बात करते हैं। अब हमारे पास में आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो देखो 1930s के अराउंड क्या था, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था यूएस के अंदर इन 1930s। उस वक्त क्या हुआ था, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वो हुआ कैसे था, क्यों हुआ था, वो डिप्रेशन आया कैसे था। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1918 के अंदर। उस वक्त क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो यूरोपियन इकोनॉमीज थी जिनके अंदर ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो काफी ज्यादा उनके अंदर ग्रोथ जो थी वो काफी कम हो गई, एक तरीके से बंद ही हो गई थी। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर फॉल देखने को मिला। उस वक्त यूएस ने क्या किया, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा एंड यूएस ने क्या किया कि वो जो कंट्रीज थी उनके अंदर लोन्स प्रोवाइड किए। ठीक है, एंड अपनी कंट्री के अंदर क्या कर दिया कि प्रोडक्शन बढ़ा दिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब चीज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। एंड उसी वक्त वहां पे जो स्टॉक मार्केट था, जो वॉल स्ट्रीट ऑफ एक्सचेंज है, वहां पे भी क्या हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग शुरू हो गई। ठीक है, और एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या फिर बोल सकते हैं बैंड वेगन इफेक्ट वहां पे हो रहा था। बैंड वेगन इफेक्ट के अंदर क्या होता है ना कि लोग एक दूसरे को देख के क्या करते हैं ना, उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं भी थी वो लोग भी क्या करने लगे, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने लगे। अब जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उस वजह से क्या होने लगी, प्राइसेस बढ़ने लगी। प्राइसेस बढ़ने लग गई तो मतलब बढ़ती प्राइसेस को देख के लोगों को लगा कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट करने से बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो लोगों ने और ज्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया और एक तरीके से ना वो प्राइसेस सिर्फ मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर ही प्राइसेस बढ़ रही है, बट देखे तो इकोनॉमिक जो इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर इस तरह से कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो एक तरीके से वो एक बबल की तरह फॉर्म होने लग गया। एंड जब वो बबल बर्स्ट हुआ, मतलब जब किसी ने एक ने क्या किया कि अपने शेयर्स को सेल करके वहां से मतलब मनी विड्रॉ किया, तो उसको देखे देखे सबने विड्रॉ करना शुरू किया। एंड जैसे सबने विड्रॉ करना शुरू किया तो बैंक्स के पास में पैसा नहीं था चुकाने के लिए, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी हाउसेस के अंदर एंड इंडस्ट्री सेटअप करने के अंदर लोन्स दे चुकी थी तब तक। तो बैंक्स के पास में भी इतना पैसा नहीं था, लिक्विडिटी एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, लिक्विडिटी क्रंच आ गया था वहां पे। एंड उसके चलते क्या हो गया था, अब अगर लिक्विडिटी नहीं है तो एग्रीगेट डिमांड कम होने लगी, डिमांड कम हो गई तो उसके चलते एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम होने लग गया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी और जो इकोनॉमी थी वो हमारे पास में लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में आ गई थी। जो यूएस इकोनॉमी थी जहां पे डिप्रेशन शुरू हुआ था, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो 3% से 25% देखने को मिला। जीडीपी जो थी वो उनकी फेल हुई 33% से। एंड जो इकोनॉमी थी वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में आ गई। अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जो बोलते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इनफ है, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल कैपेसिटी पे रहेगा, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट ही रहेगा। इन केस कभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, सप्लाई ऑफ लेबर कम है कंपेयर टू डिमांड ऑफ लेबर, तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, मतलब अपने आप वो क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगा। ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था। लेकिन जब ये यूएस इकोनॉमी डिप्रेशन के अंदर आई तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप बाहर नहीं आ रही थी। उस वक्त जॉन मेनार्ड कीन्स ने, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं जिनको हम, तो सर जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या बताया, उन्होंने एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जब भी अगर ऐसा होता है कि इकोनॉमी एकदम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में जा रही है तो उस वक्त बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को आगे आके क्या करना पड़ेगा, डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम जनरेशन होगी एंड जीडीपी में ग्रोथ होगी। तो इसीलिए जो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था, इसी के चलते हमारे पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस हमें देखने को मिला था।
अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो चीजें हमें लॉजिकल लगती है माइक्रो लेवल पे वो हमें इलॉजिकल लगेगी मैक्रो लेवल पे, और जो चीजें हमें मैक्रो लेवल पे लॉजिकल लग रही है वो हमें इलॉजिकल लगेगी माइक्रो लेवल पे। उसी को हम बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इसका एक एग्जांपल है, जैसे मान लो सेविंग्स है, तो इंडिविजुअल लेवल पे हम बोलते हैं कि सेविंग्स करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सभी लोग सेविंग्स करने लग जाएंगे तो इकोनॉमी लेवल पे फिर इन्वेस्ट कौन करेगा, ठीक है। तो सेविंग्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें सही लगती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें सेविंग्स गलत लगती है, वो लॉजिकल नहीं लगती। इसी को हम बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब हमारे पास में आता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे कहाँ कहाँ काम आता है। तो देखो, जो भी हमारे पास में चैप्टर्स है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े वही सारा हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्कोप में आ जाएगा। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जो हमारे पास में बुक के चैप्टर्स अब तो सबको याद हो चुके हैं चैप्टर्स के नाम, वही हमें यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले हमारे पास में आता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, फिर हमारे पास में आता है यहाँ पे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमने देखा था मनी एंड बैंकिंग, तो थ्योरी ऑफ मनी, जनरल प्राइस लेवल एडीएस जो हमने देखा था, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गेप, ये उसकी बात कर रहा है। फिर हमारे पास में आता है बजट, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट, एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। तो जो सारे चैप्टर्स है वही हमारे पास में क्या आ गया, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ गया है। अब हमारे पास में लास्ट टॉपिक इसके अंदर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है, नेशनल इनकम के बारे में पता चल रहा है। तो हमारे पास में डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के बारे में हमें पता चलता है, जिसके अंदर इकोनॉमी की क्या नेशनल इनकम है, क्या गवर्नमेंट ने बजट बनाया, ये सब चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। फिर आगे जब उसको हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रोड मैप कैसा होने वाला है। बजट के अंदर गवर्नमेंट बताती है कि आने वाले साल के अंदर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होने वाले हैं, तो वैसे ही हमें रोड मैप पता चलता है कि किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी आती है, हमें पता चलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तभी तो हम इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी ला पाएंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे, जो भी ये मॉनेटरी मेजर्स है, फिस्कल मेजर्स है, उसके थ्रू इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लेके आएंगे। बीओपी स्टेटस हमें पता चलेगा कि हमारे पास में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर कितना फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास में है। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इन सब के बारे में भी हमें पता चलेगा। यही हमारे पास में क्या आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सब हमें यहाँ पे पता चलता है। फिर हमारे पास में आता है इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे हमारे पास में था कि पहले वर्ल्ड वॉर आया था, वर्ल्ड वॉर के चलते क्या हो गया था, इकोनॉमी जो थी यूएस की वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी, एंड उसके चलते क्या हो गया था, वहां पे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी थी वो काम नहीं कर रही थी। तो सर जॉन मेनार्ड कीन्स ने बताया कि गवर्नमेंट को आगे आके खर्चा करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये इकोनॉमी जो है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से बाहर आएगी। इसके अलावा हमारे पास में आता है एक बेसिक चीज है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक्चुअली हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम कौन से इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में आता है कि कैसे इकोनॉमी फंक्शन करती है, हाउ एन इकोनॉमी फंक्शंस एंड हाउ कैन इट बी मैनेज्ड, कैसे इकोनॉमी फंक्शन करती है और कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं सो दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। ये हम किसके अंदर देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं वो हमारे पास में है। फर्स्ट चीज तो हमारे पास में आती है पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया है कि किसी एक मार्केट के अंदर ही हम क्या देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, बाकी सब मार्केट्स के अंदर हम अज्यूम करके चलते हैं कि सब में ही इक्विलिब्रियम होगा। ये हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास में आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है जनरल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर क्या होता है सभी मार्केट्स के अंदर एक साथ साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम होगा। अगर जैसे मनी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, तो सभी के अंदर एक साथ इक्विलिब्रियम होता है, जिसको हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। मतलब एक हो गया हमारे पास में पार्शियल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हम एक मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, हम बाकी सबको कंसिडर नहीं करते हैं, वो हो गया हमारे पास में माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सभी मार्केट्स के अंदर साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम होगा, उसको हम कंसिडर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, तो क्या एग्रीगेट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं होता है क्या? तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। माना कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल लेवल को डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत स्मॉल लेवल पे हम एग्रीगेट्स डेफिनेटली करते हैं। जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर्स है, तो प्रोड्यूसर्स कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केट, अगर हमें मार्केट सप्लाई देखनी है तो मार्केट सप्लाई के लिए हम प्रोड्यूसर ए बी सी डी, जो भी हमारे पास में जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे उन सब का प्रोडक्शन हम ऐड करेंगे। तो थोड़ा बहुत मतलब बहुत स्मॉल लेवल पे हो रहा है, लेकिन एग्रीगेट्स
माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हो रहा है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स की बात नहीं होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी होती है बट बहुत ही ज्यादा स्मॉल लेवल पे होती है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि एग्रीगेट्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं या नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली होते हैं बट बहुत स्मॉल लेवल पे होते हैं। दैट्स इट, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन। अब जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।